चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, फटाफट से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए जिससे जल्द ही क्लास को शुरू किया जाए। हाँ भैया, फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए, इससे क्लास को जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, आप सभी के बीच में पुनः एक अच्छी सी जीके की श्रृंखला स्टार्ट हुई है। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि जो है हुए हैं, तो रिवीजन ही हो रहा है। आप सभी को पता है आपके जो है समय, इस कम समय आपके पास बचा है और इसमें क्या चल रहा है, रिवीजन ही चल रहा है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा फटाफट करने का प्रयास किया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा घबराएंगे नहीं। और कमेंट्स देखने के लिए इतना समय रहता नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को देखेंगे। क्वेश्चंस देखिए, आप आंसर करिए। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट करेंगे, केवल समस्या देखी जाएगी, अन्यथा और कुछ नहीं देखा जाएगा। केवल आपकी समस्या पर बात किया जाएगा बस, और क्वेश्चंस को फटाफट किया जाएगा, ज्यादा विस्तृत नहीं किया जाएगा। तो आपके पास 4-5 दिन का समय, टोटल जो 2-3 दिन का समय बचा है, लास्ट यही बचा है, बस इसी में ये सब कराना है। तो थोड़ा सा रिवीजन फास्ट करेंगे, क्वेश्चंस ज्यादा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए और फटाफट इसका आंसर करिए। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं पहला प्रश्न है क्या, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? आपको बताना है वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो आप सभी को पता है डियर, कहां के थे? ग्रीस यूनान के थे। कहां थे भैया? वो आप लोग जानते हैं, ग्रीस यूनान के निवासी थे। आप सभी को पता है मूलतः वहीं के थे जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। क्या थे ये? जो आपके थे कौन? मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस, ये पूछ लिया जाता है, देखो जो पूछा जाएगा लगभग उसको तो बताना ही पड़ेगा। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। आपको याद रखना है मेगास्थनीज क्या थे डियर? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। क्या मेगास्थनीज भारत कब आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए। आपको याद रखना है कब आए? भारत आए। अगला देख लो, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से करते जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहा गया अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है डियर? तो आप सभी को मैंने बताया भी होगा, ये आप लोग लगातार बस रिवीजन करते चलिए। कौन सा है? 13वां शिलालेख है। आप सभी को याद रखना है क्या है डियर? 13वां शिलालेख है, इनके सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें यही दिया गया है 13वां सबसे बड़ा अब जो है शिलालेख होगा किसका? अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। 103 नंबर, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है? तो आपको पता है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? हुमायूं की मृत्यु हुई है। फटाफट से देखते चले किसकी मृत्यु हो गई? हुमायूं की मृत्यु हुई थी। आप सभी को पता है
हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन, कौन सा दीन पनाह भवन था, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और लेन पोल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। अगला, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? आप सभी को पता है बैरम खां। कौन था प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था डियर? आप सभी को पता है कि कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। सबसे पहली बार तो अकबर का जन्म कब हुआ था पूछ लेता है, अकबर का जन्म पूछ लेता है, याद रखो अकबर का जन्म कब हुआ, क्या जानते हैं? 1542 में ही हुआ। कब हुआ डियर? 1542 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को पता है। और आपको यह भी पता है जब उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी और बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। उसे खाने खाना की उपाधि भी जो है इन्होंने दी थी, अकबर ने, याद रखना है। क्या? खाने खाना की उपाधि से विभूषित भी किया था। अगला देखो, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है डियर, ये किनके बीच लड़ा गया था? फटाफट बताएंगे। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया 1556 ईस्वी में। कब डियर? 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था। पानीपत या हरियाणा में। पानीपत कहाँ है डियर? हरियाणा में ही। आप जानते हैं हरियाणा का पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 ईस्वी को अकबर एवं हेमू, जिसे हेमचंद कहा जाता है, के बीच लड़ा गया। आपको याद रखना है। यहां पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें हारा कौन? तो आप सभी को पता है इसमें हेमू की पराजय हो गई थी। किसकी डियर? इसमें हेमू हार गया था, तो अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? आप लोग जानते हैं 1905 में भारत का विभाजन हुआ, जिसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल के विभाजन के समय कौन था उस वक्त? तो आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल चल रहा था, याद रखना है। ठीक है। अगला, कहा गया है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आप बताएंगे जो बेल्लोर विद्रोह है वह किस वर्ष हुआ था डियर? तो आप सभी लोग जानते हैं जो बेल्लोर विद्रोह है 1806 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को याद रखना है कब हुआ था? 1806 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह हुआ। आपको याद रखना है इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। आपको याद रखना है जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर बेल्लोर युद्ध हुआ था। अगला, मेरठ छावनी में, आपको बताना है मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 10 मई 1857 को रट लेना, भूलना मत। अगर मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? आप बताएंगे 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। आप सभी को याद रख लेना है। क्लियर है? हाँ, आप लोग जानते हैं कि यहाँ का तात्कालिक कारण पूछ लेता है, तो तात्कालिक कारण का मतलब यह है कि गाय और सुअर युक्त जो कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस था। उसमें क्या होता था कि कारतूस के ऊपरी भाग में एक पतला सा झिल्ली लगा होता था, उसे निकालना पड़ता था दांत से, उसके बाद लगाना पड़ता था, जिससे मंगल पांडे ने, जो आप जानते हैं मेरठ की छावनी में ही जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने, आपको याद रखना है कि मेरठ की छावनी में जो है एक सैनिक, एक जवान कह सकते हैं, मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया और जो है उसी से क्या हुआ, सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण बना और सैनिक विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले याद रखेंगे 10 मई 1857। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आप सभी एक बार नहीं 1000 बार पढ़े होंगे, जीबी मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे डियर? आप लोग जानते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। आप सभी को याद रखना है कब से कब तक? जो 1952 से
1956 तक इनका कार्यकाल रहा। कब से कब तक? 1952 से 56 ईस्वी तक जीबी मावलंकर का कार्यकाल रहा। आपको याद रखना है इनकी जो है मृत्यु 1956 ईस्वी में ही हो गई और 1956 यानी मृत्यु तक ये अपने पद पर आसीन रहे थे। आपको याद रखना है। क्लियर है डियर? चलो, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? बताना है भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो अगर डियर कुल कार्यकाल के बारे में बात करें, सबसे अधिक किसका था? डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। किसका था डियर? डॉक्टर बलराम जाखड़। इनका कार्यकाल सबसे अधिक था। कुल कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका क्या था? कार्यकाल सबसे अधिक था। पहली बात ये 1980 से 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उसके बाद इन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की, जो है इनकी अध्यक्षता की। और आपको पता है 16वीं जो है, जो 16वीं थी, 16वीं में 2014 से 19 तक भी लोकसभा जो है, आपको पता है इसमें लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन थी। वर्तमान में आपको पता है 17वीं लोकसभा जिसमें ओम बिरला है। अगला, चलो, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। आपको याद रखना है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद डियर, क्या याद रखना है? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 कितने? 1/3 भाग क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ऐसा आप सभी को सबसे पहले यह बात जानना है कि अनुच्छेद 80 पूछ लेता है किसमें प्रावधान है? तो अनुच्छेद 80 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत भी किए जाते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत भी किए जाते हैं सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, आपको यह भी पता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है डियर कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। कार्यकाल अगर पूछ ले राज्यसभा का तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। रट लेना है, याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? इनमें से बताना है डियर, कौन कैबिनेट स्तर का होता है? फटाफट बताएं। तो कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो फटाफट देख लो, विपक्ष का नेता। कौन है डियर? विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आपको याद रखना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है डियर, आप सभी को याद रखना है। याद रहेगा, अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह लगभग जो है द्वीप समूह 572 छोटे छोटे द्वीपों और लगभग 550 द्वीप समूह अंडमान में तथा 22 द्वीप समूह निकोबार में स्थित है। आपको याद रखना है, इन सब से मिलकर बना है ये। इस द्वीप समूह को क्या कहते हैं? एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है डियर? पोर्ट ब्लेयर है। आप सभी को रट लेना है। अगला, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन सा बताएंगे कि स्थित नहीं है उत्तराखंड में? चलो डियर, तो फटाफट देखो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सिपकीला दर्रा कहां है डियर? हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा कहां स्थित है डियर? आप सभी को पता है सिपकीला दर्रा जो है कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप सभी को याद रखना है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है?
हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, बाकी सभी नीति दर्रा, मूलिंगला और लिपुलेख दर्रा, ये सभी कहाँ है डियर? उत्तराखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इनमें से बताना है किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। फटाफट से आप लोग छाप देंगे, सबसे कम किसकी है। चलो, तो आप लोग जानते हैं मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम किसकी डियर? मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी, आप सभी को पता है। कंचनजंगा सबसे ऊंची है, क्या है? कंचनजंगा सबसे ऊंची है, इसकी ऊंचाई कितना है? 85-98 मीटर। कितना है डियर? आप सभी को पता है 85-98 मीटर है। नंदा देवी लगभग 7816, लगभग कितना है? 7816 मीटर, लगभग की बात है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, याद रख लेना, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर कॉमेट दिया गया है, कॉमेट लगभग कितना है, जरा आप लोग एक बार छाप देंगे। कॉमेट कितना है? आप जानते हैं 7756 मीटर, और ये कितना है? 7242 मीटर। तो कहा गया है सबसे कम ऊंचाई किसकी है डियर? तो आप लोग देख सकते हैं 7242 वाला सबसे कम ऊंचाई का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मुकुट पर्वत याद रखना है, सबसे कम ऊंचाई वाला है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? आपको बताना है, ये अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, विश्व में पूछ लिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म और कौन सा है? फटाफट बताएंगे तो कौन है जी? बहुत आसान सा है, फटाफट बताओ। एक ही तो है सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा और गर्म, तो रेगिस्तान है वैसे ही गर्म रहेगा, और सबसे बड़ा है तो सहारा है। क्लियर? सहारा जो है, जो कहां पर है आप लोग जानते हैं? उत्तरी अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल अगर पूछे, सहारा का अगर क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल कितना है डियर? 3.6 मिलियन, याद रहेगा, 3.6 मिलियन वर्ग मील में है, ध्यान दीजिएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3.6 मिलियन वर्ग मील है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो, अगला बताना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। देश और देश की राजधानी, देश और देश की राजधानी के साथ में आप सभी को जोड़ देना है। कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। हाँ, चलो फटाफट देख लेते हैं। तंजानिया, तंजानिया का क्या होता है डियर? आप जानते हैं तंजानिया, यहीं पर लिख देता हूं तंजानिया। तंजानिया इधर लिख देता हूं राजधानी, यहां पर है तो क्या है? तंजानिया क्या होता है? डोडोमा होता है। क्या होता है? डोडोमा। यहां पर लिख देता हूं नंबरिंग A, B, C और D। डोडोमा यानी 1 का 3 है तो आपका B, C और B समाप्त हो गया। क्या हो गया डियर? B और C समाप्त हो गया। आपको पता है, बस ये हो गया। अब इन दोनों में से आप निकाल लो, लास्ट वाला देख लो, काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 3 है, और सबसे पहले मोरक्को का क्या होता है? आप जानते हैं मोरक्को का रबात होता है, मिल गया। लास्ट में 1 ऐसा किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, गलत है। 3 2 4 1 हो गया, 3 2 4 1 आंसर। ऐसे जुगाड़ से निकालना चाहिए, अगर पता है तो भी, नहीं पता है तो भी आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, केन्या का नैरोबी ही होता है, बी का दूसरा हो गया, और नामीबिया का क्या होगा? बिंडहोए 1 होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? यानी किसी भी तरीके से, न पूर्ण रूप से और न आंशिक रूप से, ना क्या करना है पूर्ण रूप से न आंशिक रूप से, तो बताएंगे जरा कौन सा है। हाँ, फटाफट बताओ।
तो आप लोग जानते हैं क्या हो गया, ये सब आपको पता है, अभी जल्दी ही बताया गया कि सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसमें क्या नहीं आता, नाइजीरिया नहीं आता। क्या नहीं आता डियर, नाइजीरिया नहीं आता। नाइजीरिया जो लोग आंसर कर रहे हैं पूर्णतः ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम सही है। आप जानते हैं जो है नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु लाला लाजपत राय, बिपिन जो है बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास और भगत सिंह, इनमें से देश बंधु किसे कहा जाता है डियर? फटाफट बता देंगे तो जल्दी से देख लो। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, याद रखना। सीधा ये इनको देश बंधु के नाम से संबोधित करते हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ गया इनसे तो याद रखना इनका एक नाम और क्या है डियर? देश बंधु है। आप सभी को याद रखना है क्या है डियर? देश बंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी क्या कहते हैं? आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं डियर? पंजाब केसरी कहते हैं, आपको याद रख लेना है। अगला देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फटाफट बताएंगे। राजस्व व्यय का कौन सा एक उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे। चलो, तो एक प्रिंटर की मरम्मत, आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? आप सभी को पता है इस प्रश्न में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण होता है, तो प्रिंटर की मरम्मत जो होगा वो राजस्व व्यय का उदाहरण हो जाएगा। अगला, और क्या समस्या है जरा बता दीजिए। चलिए 121, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़िया और अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस अच्छा है। घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था, वित्त व्यवस्था का क्या प्रभाव? सबसे पहले आप जानो, आय से अधिक व्यय करना, उसे घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा, क्या करना? उसी घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंध कहलाता है। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या आंसर आने वाला है? तो ऐसे में क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए जो आंसर कर रहे हैं डियर उन सभी का सही हो जाएगा। घाटे की वित्त जो है वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है वो प्रभाव। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बहुत ही आसान, अच्छा और अच्छा सा प्रश्न है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहां पर स्थित है? फटाफट बता दो। तो आप लोग जानते हैं कि मथुरा में एक वृंदावन स्थान है, हर कोई जानता होगा। अगर आप यूपी से हैं तो शायद इस स्थान को ना जानते हो। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहां पर स्थित है? आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में अवस्थित है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इस मंदिर में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है डियर, आगे उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव भी रखी। याद रखना है, ये याद रखना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया डियर? आप सभी लोग जानते हैं प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां दिया?
तो सबसे अधिक, देखो दोनों में अंतर है। प्रथम उपदेश सारनाथ, ध्यान देना, और सर्वाधिक उपदेश कहां पर, श्रावस्ती में दिया। आपको इसे अच्छे से याद रख लेना है, रट लेना है डियर। क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ठीक है, आपको पता है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक पर्यटक स्थल है। लगभग कितना, 60 फीट ऊंचा एक दरवाजा है, जिसे किसने बनवाया था, नवाब शुजाउद्दौला ने। किसने बनवाया था डियर, नवाब शुजाउद्दौला ने इसको बनवाया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया है इखलास खां का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। आपको पता है इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। फटाफट से बता दीजिए, अच्छा सा और बढ़िया सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कहां पर स्थित है डियर। बदायूं में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। कहां पर है डियर, बदायूं में स्थित है। आप सभी को याद रख लेना है कहां स्थित है डियर, बदायूं जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो कहा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो वृंदावन मथुरा 10 मंजिला मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। अरे वाह, इतना अच्छा 10 मंजिला मंदिर। आप लोग जानते हैं वृंदावन में स्थित है यह मंदिर, 10 मंजिला का है और प्रत्येक मंजिल भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को समर्पित है। क्या है, भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को समर्पित है। आप सभी को याद रख लेना है। क्लियर है डियर। चलो कहा गया है अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। बताना है अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, जल्दी से बताएं। पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है इसे क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहता है डियर, नवाबों का शहर कहा जाता है। चलो तो किसने करवाया था, आप जानते हैं आसफ उद्दौला। किसने करवाया था डियर, आसफ उद्दौला ने करवाया था 1785 ईस्वी में। पहली बात तो ये कि लखनऊ में इमामबाड़ा है, यह भी जानो। इमामबाड़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। निर्माण किसने करवाया था डियर, तो आसफ उद्दौला ने करवाया था। याद रखें किसने करवाया था, आसफ उद्दौला ने 1785 ईस्वी में इसका निर्माण करवा दिया था। आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, याद रखना ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क, क्या डियर, जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया। कहां स्थित है, यानी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ये कहां पर है डियर, तो ऑप्शन नंबर बी मेरठ में स्थित है। याद रख लो कहां है डियर, मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। जो लोग आंसर कर पा रहे हो उन सभी का सही है, विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है। कहां स्थित है, मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। जो लोग आंसर कर पा रहे हैं उनका पूर्णतः सही हो जाएगा, क्या, मेरठ। ठीक है भैया, चल कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने,
व्यवस्थित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है। फटाफट बताओ, फायरफॉक्स, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, तो कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताओ किसे कहा जाता है? तो फायरफॉक्स, पहली बात तो जानो, फायरफॉक्स जैसे आपका गूगल क्रोम है, UTRL है, ऐसे एक सर्च इंजन है, तो फायरफॉक्स नहीं होगा। क्या होगा? एक्सेल होगा, MS एक्सेल जिसे कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्क है कि वह क्या करे? डाटा संग्रहित करे। क्या करे डियर? डाटा संग्रहित करे, आपको याद रखना है, ठीक है। कहा गया है परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। याद रखना है, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो माउस, स्कैनर, मुद्रक, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है डियर, ये क्या है? परिधीय उपकरण नहीं है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा। तो ठीक है डियर, आज की क्लास को यहीं तक रखा जाता है और आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की, इतने शांति से आप लोग जुड़े रहे। आप सभी का डियर इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।